तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 10 वर्स सर्कल। लेकिन उससे पहले देखिए कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाई का मान कई बार पढ़ा 22/7। लेकिन पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये क्या लॉजिक है? यानी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपरिमेय यानी कि आप इसका भाग करेंगे तो कोई इसका अंत होगा नहीं, लेकिन 22/7 में तो अगर आप भाग करेंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद संख्या वापस रिपीट हो जाएगी, जबकि पाई के मान में तो रिपीट नहीं होगी। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंटरेस्टिंग तो है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग है। हार्ड आपको इसलिए लगता है क्योंकि सही से समझाने की कमी। देखिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर है पार्ट नंबर 10 जिसका नाम है व्रत। अब इसके अंदर देखिए कुछ चीजें जो इस पार्ट में आएंगी वो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ले ली ताकि वो आपको स्टार्टिंग में बता दूं। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। व्रत का मतलब होता है कोई भी गोला। गोले का मतलब है कि बिल्कुल एक बराबर त्रिज्या का गोला। ऐसा नहीं कि मैं अगर इसे बना दूं तो ये व्रत नहीं है। व्रत यानी केंद्र से बराबर दूरी होनी चाहिए। सेंटर से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी भी 5, यहाँ तक की दूरी भी 5, सबकी बराबर होनी चाहिए। इसे कहते हैं व्रत। व्रत के अंदर देखो एक तो होती है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर ये एक बना दिया व्रत और कोई भी एक लाइन खींच दी जो इसके 2 पॉइंट पर टच हो रही है, तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। एक होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब है कि जो खाली इसके एक पॉइंट पर टच हो रही है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। त्रिज्या और व्यास, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर बाहर तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। इसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। जहां भी पार्ट में स्मॉल आर लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब है त्रिज्या, रेडियस। फिर व्यास किसे कहते हैं और जीवा किसे कहते हैं, फिर से व्रत बनाते हैं। इस व्रत के अंदर सेंटर पॉइंट से यहां तक की तो हो गई त्रिज्या। अब इसकी उल्टी डायरेक्शन में और इसे बढ़ा दो, ये हो गया हमारा व्यास। इसे व्यास कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं? जीवा का मतलब है कि जैसे अभी हमने यहाँ छेदक रेखा बनाई, अब इस छेदक रेखा की तरफ कोई सी भी कहीं से भी एक लाइन खींच दो। व्रत के अंदर कहीं से भी लाइन खींच दो जो इसके 2 पॉइंट पर टच हो, इसे कहते हैं जीवा। इसके अलावा व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती है? तो देखिए एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, एक से ज्यादा नहीं बन सकती। टोटल व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है? टोटल व्रत पर तो अनंत बन सकती है। आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, बस टच होनी चाहिए। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है व्रत ज्यादा बड़ा ले लो तो उसमें तो और ज्यादा बन जाएगी। तो टोटल व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा बनेगी? अनंत। एक बिंदु पर कितनी बनेगी? एक। जो 2 बिंदु पर टच कर रही है उसे जीवा भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम उसे छेदक रेखा कहेंगे। इसके अलावा पाई का मान जो मैंने अभी आपको कहा कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी। तो एक एक करके हम इसके सवाल हल करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न वाले 10.1 से शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्रत के अंदर अपने अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया कि एक व्रत में टोटल अनंत हो सकती है और एक बिंदु से एक हो सकती है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, अनंत। अनंत का मतलब है कि कोई लिमिट नहीं, यानी कोई गिनती फिक्स नहीं, कितनी भी हो सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन, उसका भी आंसर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने रिक्त स्थान भरने वाला। तो रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? व्रत है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का मतलब है कुछ इस प्रकार की, ये उसे कितने बिंदुओं पर टच करेगी? जाहिर सी बात है एक पर। इसके बाद सेकंड है हमारा व्रत के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था वो रेखा जो 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे उसे कहते हैं छेदक रेखा। बहुत इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक व्रत में कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो देखो एक व्रत में मान लो एक इधर बना दी तो इसकी समांतर तो एक ही हो सकती है। समांतर यानी बिल्कुल ऐसी कि वो आगे जाके मिले नहीं, उसी की तरह। अब अगर आप ऐसे बनाओगे तो वो समांतर नहीं है। तो एक स्पर्श रेखा की समांतर रेखा हो सकती है ओनली फॉर एक। आखिरी लास्ट क्वेश्चन, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यानी व्रत है, इसकी ये स्पर्श रेखा है, ये जहां पर टच हो रही है, स्पर्श कर रही है, उसे क्या कहेंगे? जहां स्पर्श कर रही है उसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
और हम इसका थर्ड क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो अब इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लंबा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से गुजरने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, जबकि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले देखिए वृत्त दिया हुआ है, तो ये मैंने बना दिया एक साइड के अंदर वृत्त। वृत्त के बाद वृत्त में होता है एक केंद्र, केंद्र नॉर्मली O होता है। इसने का एक स्पर्श रेखा है, ये लो स्पर्श रेखा, और नाम दे दिया उसे PQ, तो ये P और ये Q, इन सब को आपस में मिला दो। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ ज्ञात करो, PQ ज्ञात करना है। जब भी ऐसा कोई समकोण त्रिभुज बना हुआ हो, इस पूरे चैप्टर के अंदर देखिए समकोण त्रिभुज ही काम में आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने त्रिभुज है लगभग समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा बना हुआ हो तो इसके लिए पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक बहुत ही मशहूर प्रमेय दी थी। और ये प्रमेय, ये थ्योरी, ये सिस्टम उसने क्या दिया था कि जब भी आपको ऐसा कोई 3 लाइनें हो समकोण त्रिभुज की, एक लाइन गायब हो और 2 दी हुई हो, तो आप उसकी तीसरी लाइन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसने रूल दिया था कि इन दोनों को जोड़ दो, और ये 5 है, यहाँ पता नहीं क्या है तो x मान लो, 5 और x को जोड़ दो, 5 + x बराबर ये जो लंबी वाली लाइन है तिरछी, ये लिख दो, और फिर तीनों की घात लगा दो 2 इसे हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 5 की घात 2 यानी 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 होते हैं 25, + x की घात 2, 12 की घात 2 यानी 12 गुणा 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आएगा 144, 144। अब हमें x का मान निकालना है, तो x के आसपास जो भी है उसे उठा करके दूसरी तरफ भेज देंगे। इसके आसपास है 25, 25 उठाकर उधर भेज दो, -25, x² बराबर 144 में से 125 गए, ये बचे 119, 119। अब जब यहाँ घात 2 है तो घात 2 हटाने के लिए देखिए रूल ये है, हो सकता है आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। घात 2 हटाने के लिए आपको इसका वर्गमूल करना होता है, तो ये घात 2 यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा। √19 मान आया, देखो ऑप्शन के अंदर √19 119 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ भी 199 हो गए, √119 दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस पर आधारित और भी कई सारे क्वेश्चन हमने उस दूसरे पार्ट में भी किए थे, और आगे भी इसी पार्ट के अंदर कई सारे ये फॉर्मूले और भी काम आएंगे, तो इसे ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से समझें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के सवाल हम अगली वीडियो के अंदर हल करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पाई के बारे में बात करेंगे। देखिए पाई का जो मान है वो वास्तविक रूप में 22/7 नहीं होता, 22/7 लगभग मान है, क्योंकि पाई का ओरिजिनल मान देखिए अगर हम करेंगे तो लगभग 3.14159265359793238, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ही पाई का मान है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। आगे देखिए डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब यह मान अभी पूरा नहीं हुआ, बल्कि पूरा कब होगा, जब वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से इसका मान ज्ञात किया। तो सुपर कंप्यूटर से इसका मान लगभग 1,24,000 करोड़ तक मान आया, फिर भी इसका मान पूरा नहीं हुआ। अब अगर इतनी बड़ी नंबर आप कैलकुलेशन में रखेंगे फिर तो हो गए आपके की सवाल हल। इसलिए हम पाई का मान लगभग 22/7 मान लेते हैं, लगभग, ये ओरिजिनल नहीं लगभग मान है। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीजें जानने और 10th क्लास में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।